हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं तो अच्छी बात है। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे। अगर हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो क्या हम ऐसा सोच लेंगे कि मेरा जीवन ही कुछ नहीं है? क्या मैं सुसाइड कर लूँ? ऐसे कुछ बातें को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरे पास बहुत सारा कॉल आता है। ओके, बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर इस तरह से परेशान हूँ, ऐसा डिमोटिवेटेड हूँ। मैं सभी को कुछ ना कुछ राय देता हूँ, उनका सॉल्यूशन को, मतलब उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का हद तक कोशिश करता हूँ। मेरे पास कॉल इसलिए आते हैं क्योंकि हम बच्चे से जुड़े हुए हैं। कोई भी विद्यार्थी है, उससे दिल से मेरा कनेक्शन है ना, अपने जैसा फील करता है, मानो कि बड़े भाई। समझ रहे हो कि नहीं? तो फ़ोन करते हैं बच्चे और उसमें बहुत परेशान। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल ये वीडियो बनाने का यही कारण है। रिसेंटली हाल फिलहाल 2-3 बच्चे ऐसे फ़ोन किए कि सर मैं बहुत परेशान हूँ और घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं, एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड दैट कि इस बार मेरा अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लेगा। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि देखो, ये करने का कोई ज़रूरी नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब। लाइफ केवल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी, मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली, और ये सारे बातें अदर ब्रांचेस के लिए भी लागू होंगे, या फिर कुछ भी, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी मनुष्य जो प्रिपरेशन कर रहा है। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बहुत सारा। आज भले एक पोस्ट पे हूँ, एक पद पर हूँ, मज़ा आ रहा है जीवन में, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किए हैं। लेकिन करना पड़ा ना, उन प्रॉब्लम को फेस किया, बहुत सारे फेलियर्स को फेस किए हैं। नॉट ओनली वन टाइम, लॉट ऑफ टाइम, मैनी ऑफ टाइम। बट मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक समय ऐसा आएगा लाइफ में, अगर सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो सक्सेसफुल जरूर बनोगे। समझ रहे हैं क्या? चलिए वो कहानी को बताता हूँ। हुआ क्या कि कुछ बच्चे फ़ोन किए और उनमें से इतने डिमोटिवेटेड थे कुछ बच्चे कि अब वो कह रहे हैं कि सर अगर इस बार नहीं हुआ कुछ मेरा तो मैं सोच रहा है मैं सुसाइड कर लेगा। अभी मेरे को इतना बुरा लगा। आई पर्सनली, मतलब मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि मुझे मेरा बचपन वाला टाइम याद आ गया कि मैं भी ऐसा कभी ना कभी सोचता था। मैं भी सोचता था, क्योंकि आजकल देखो यार, सरकारी जॉब निकालना इतना प्रेशर वाली बात हो गई है कि मत पूछो। एक वैकेंसी इतना कम है, सरकार पीएसयू को बेच रही है ना, वैकेंसीज कम निकल रहे हैं। बात इसलिए प्रॉब्लम वाली हो गई है कि गवर्नमेंट इज नॉट कंडक्टिंग ऑल दोज थिंग प्रॉपरली। ये तो पहले अच्छा था, है ना। अब चलिए, मैं स्पेशली कोई गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा। लेकिन जब इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उस समय तो वैकेंसी आ रही थी, लॉट ऑफ वैकेंसी थी। हाँ, अपने सारे पीएसयूज भी थे, नए नए पीएसयू भी बन रहे थे। नाउ दे आर सेलिंग द पीएसयूज। हाँ, गेट के थ्रू से बहुत कम वैकेंसी आ रही है, ईएससी के थ्रू से बहुत कम वैकेंसी आ रही है, एसएससी जेई में भी वैकेंसी निकाल रहे तो बहुत कम निकाल रहे हैं, कट ऑफ हाई चली जा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम है। इसमें जो ईमानदार बच्चे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो किसी भी तरह का करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, घूस नहीं दे सकते, तो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे बच्चे ज़रूर फ्रस्ट्रेट होते हैं। मैं भी हुआ था एक टाइम पे। लेकिन दोस्त देखो, कहावत है, जान है तो जहान है, अगर जान नहीं तो जहान नहीं। ये दुनिया जो रंगीन इतनी है, इतनी इतनी जो ब्यूटीफुल देख रहे हो, दिल्ली देख रहे हो, लुधियाना देख रहे हो, चंडीगढ़ देख रहे हो, ये जो प्यारे प्यारे आँखों से अपने देख रहे हो, ये दुनिया इसलिए देख रहे हो कि आप जीवित हो। जीवित नहीं रहोगे तो ये दुनिया भी नहीं है आपके लिए।
तो कुछ भी नहीं, कोई आईएएस नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, समझे। सो ये इस चीज को ईगो पे मत लो। सो करना क्या है, इसका रेमेडी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए कबीरदास ने एक कहावत बोला था यार, माया मरे ना मन मरे, मरे मरे गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कह गए कबीर। इस कहावत का मतलब ये है कि मनुष्य को लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, और ये बात सच भी है। मैक्सिमम हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, कभी भी हम किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मान लो मेरे पास करोड़ रुपया है तो मैं 10 करोड़ सोचूंगा, फिर 10 करोड़ आ गया मैं 1000 सोचूंगा, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता है। सो देखो यार, माइंड को सेटिस्फाई करने का कोशिश करो। अब सेटिस्फाई करने का कोशिश करो विथ गोल। फॉर एग्जांपल कि टारगेट बना लो, एग्जामिनेशन ही क्रैक करना है, होगा। देखो उसी समय में और कोई विद्यार्थी क्रैक करके जा रहा है, पहुंच रहा है, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, मतलब आपके प्रिपरेशन में कोई कमी है। तो वो प्रिपरेशन का जो कमी है उसको क्लियर करो। अब उसको कैसे क्लियर करोगे, एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ कि पर डे कम से कम 15 से 16 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कंपलसरी। अगर आप पर डे 15 से 16 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत है। आप उतना पढ़िए। अब उस 15 से 16 घंटा में जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन है, जिसके प्रति आप आकर्षित हो या फिर क्रैक करना है, उसका सिलेबस को सबसे पहले, एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करने से पहले उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करो। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए है ना, कौन कौन से सेक्शन से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों को, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो, उसके टाइमिंग को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा के चलो। मैं बार बार यही कहता हूँ। और देखो और क्या है, डिफरेंट एग्जामिनेशन का सिलेबस अलग अलग है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग एक ही है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए उसके लेवल के अकॉर्डिंग सिविल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी इंजीनियरिंग प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने सिविल इंजीनियरिंग को कम्प्लीटली पढ़ लिया, फिर पढ़ने के बाद डिफरेंट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, इट इज़ सफिशिएंट। ये नहीं कि अब जेई का एग्ज़ाम कोई आया तो जेई लेवल का हमने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना मतलब बस फॉर्मूले रटना शुरू कर दिए और कुछ कुछ वन लाइनर रटना शुरू। अरे नहीं, उससे कुछ नहीं होगा बच्चे, कुछ नहीं होगा। इंजीनियरिंग को स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक बार पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ने के बाद नोट्स बनाएगा। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, 3 एग्जामिनेशन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला इंजीनियरिंग सर्विस, दूसरा गेट, तीसरा तीसरा एसएससी जेई। इंजीनियरिंग सर्विस तो आईएएस एक ही बात होगी, है ना। तीसरा एसएससी जेई। इन तीनों एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को लेने हैं कन्वेंशनल, और सबसे पहले कन्वेंशनल सॉल्व करो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम। मतलब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद ईएससी का, भले आप ईएससी के लिए अटैम्प्ट करो ना करो वो अलग चीज़ है, भले आप डिप्लोमा स्टूडेंट है या फिर बीटेक स्टूडेंट है, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले सॉल्व करेगा ईएससी का कन्वेंशनल। ईएससी का कन्वेंशनल को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, ईएससी का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करो, है ना। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उसके बाद जस्ट उस सब्जेक्ट का इन सब चीज़ों को करना है। ईएससी का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेगा। ईएससी को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के बाद गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप एसएससी जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। समझ रहे हैं। ये 3 एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। और कुछ ऑब्जेक्टिव बुक एक्स्ट्रा में ले लो, जैसे कि एक पब्लिकेशन में बताता हूँ, यूथ पब्लिकेशन। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, यूथ पब्लिकेशन के बारे में बताता हूँ। उसमें क्या है, आजकल गुप्ता एंड गुप्ता का ट्रेंड खत्म हो गया है। यूथ पब्लिकेशन में क्या है कि यूथ पब्लिकेशन वाले डिफरेंट स्टेट एई और जेई के सारे क्वेश्चन उन्होंने अपने बुक में प्रिंट कर रखे हैं। उनका सॉल्यूशन पर मत जाओ, ओके। और हो सकता है उनका सॉल्यूशन में जो ऑप्शन है कुछ क्वेश्चन गलत सलत हो सकते हैं, लेकिन 80% तो क्वेश्चन सही है उसमें। उन 80% को कवर करो, कोई बात नहीं है, समझे। 3,000 क्वेश्चन है उसमें, उसको सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व कर लिया तो उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता को प्रेफरेंस दीजिए। फिर उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता का एसएससी जेई
के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, उसको सॉल्व करिए। या फिर डिफरेंट AJE एग्जामिनेशन के लिए भी, स्टेट AJE एग्जामिनेशन के लिए भी वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो उसके बाद उसको सॉल्व करिए, कोई बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को करिए, मेहनत करिए। और अपना जो दिन में, जो मैंने बोला कि 15 से 16 घंटा अपना दिन में स्टडी में टाइम दीजिए, उसमें इन सब चीज़ों को करिए। अंट संट मत सोचिए सुसाइड करने का, ये करने का। अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 30 साल तक तो मैक्सिमम सारे एग्जाम में तो टाइमिंग रहता है ना कोशिश करने का। तो 30 साल तक कोशिश करो यार। हो गया किसी में तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कोई बिजनेस करेगा, नहीं तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करेगा। प्राइवेट कंपनी का जॉब क्या खराब है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैंने स्टार्टिंग किया था प्राइवेट कंपनी के साथ, कोई खराबी नहीं है। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन कॉन्टिन्यूसली प्राइवेट कंपनी में जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जो बंदे काम करेंगे, कॉन्टिन्यूसली लगातार उसी कंपनी में काम करते रहिए 4-5 साल तक। उसके बाद कंपनी को स्विच करिए। जब उस कंपनी में आपका सैलरी 30,000 35,000 हो जाए, फिर आप दूसरी कंपनी में स्विच करिए तो 40,000 देगा। फिर वहाँ 4 साल काम करिए, फिर आप उस कंपनी में आपका सैलरी जब 50-55 तक हो जाए, फिर दूसरे कंपनी को स्विच करिए। कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, L&T में, इसमें उसमें, गेमन इंडिया में कहीं ना कहीं बन के बैठोगे। बात है नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, काम की। इन सब चीज़ों की वैल्यू होती है सिविल इंजीनियरिंग में, और कुछ नहीं। समझे क्या? ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी भी बुरी नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बंदा जो प्राइवेट कंपनी में लगातार काम करते आ रहा है, कोई सरकारी में काम कर रहा है, IAS ही लग गया मान लो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में, कोई रेपुटेटेड कंपनी में काम कर रहा है, तो वो उस कंपनी में PD है या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसका वैल्यू ज़्यादा है, उसका सैलरी ज़्यादा है, उसका पावर ज़्यादा है। उसके आगे IAS वाईएएस भी कोई काम के नहीं आते। वो भले ही क्लाइंट होते हैं, लेकिन कोई काम के नहीं आते। अरे मैंने खुद देखा है यार, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, मैं रेलवेज़ के लिए काम कर रहा हूँ। जब से इंजीनियरिंग पास किया, उसके बाद से रेलवेज़ के लिए ही काम कर रहा हूँ। सो रेलवेज़ में तो ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलता है ना। बहुत देखा है मैंने, बहुत देखा है। कुछ नहीं है, आप प्राइवेट में काम करो या गवर्नमेंट में काम करो, बस काम करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुसाइड कर लेंगे। लाइफ आपको बहुत तरह का अपॉर्चुनिटी देती है। समझ, मैं भी बहुत डिमोटिवेटेड होता था, बहुत ज़्यादा, खास करके अपने बीटेक पीरियड में। क्यों? उस समय पढ़ते नहीं थे, एग्ज़ाम होता नहीं था, सेमिस्टर में भी बैक लग जाता था कभी कभी। तो 1-2 पेपर तो मेरा, जो जिस पेपर के लिए हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सॉइल मैकेनिक्स, आज मैं बता रहा हूँ, सॉइल मैकेनिक्स हमने पढ़ा दिया, आप इतना पसंद कर रहे हो उसको, है ना। 60 हज़ार 70 हज़ार व्यूज़ हैं सोम पर, RCC सोम तो जोड़ो, डिज़ाइन सेक्शन हमारा वैसे भी स्टार्टिंग से ही मजबूत था। सॉइल मैकेनिक्स से मेरे को सच में डर लगता था, बहुत ज़्यादा डरता था मैं सॉइल मैकेनिक्स से। अब मेरा बैक लग गया था सॉइल में। अब उस डर को मिटाने के लिए, वो जो बैक लग गया, तो इतना गुस्सा आया मेरे को। तब मैं फेल हो गया, मतलब मैं कभी भी फेल नहीं हुआ था, मैं आज फेल हो गया कैसे? वो भी इस तरह का पेपर में, सॉइल जैसे पेपर में। क्यों? मैंने एनालिसिस किया, मैं पढ़ा ही नहीं। मैं कॉलेज जाता था, वाईफाई में बैठ जाता था, वाईफाई फ्री है, मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर मूवी देख रहा हूँ। बीटेक का गर्मी, समझ रहा है कि नहीं? मैं भी वही करता था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गुस्सा आई अपने ऊपर, मैं नाराज़ हुआ अपने आप से, डिमोटिवेशन का वो फेज़ ख़त्म हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया, मेरे दोस्तों ने भी सलाह दिया, और कुछ फ्रेंड्स जो मेरे हेल्पफुल थे, उसने, अच्छे फ्रेंड्स मेरे से चैलेंज लगाए, देखते हैं तू इस बार कितना रैंक लाता है। क्या मैं स्टेट टॉपर, ओडिशा स्टेट टॉपर इन इंजीनियरिंग, रैंक का तो छोड़ो, कॉलेज में स्टेट टॉपर। तो वो चीज़ हुआ। तो मन में गुस्सा लाओ, समझ रहा है कि नहीं? मन में गुस्सा लाएगा और कुछ करने का जुनून को ठान लो। डिमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं है, लाइफ आपको हर तरह का अपॉर्चुनिटी देगी। ओके, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना है, मन में ठान लो कि मेरे को इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो क्रैक होगा, और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है। समझ गए क्या? ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा।
अकॉर्डिंगली मेहनत करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट मान लो पढ़ लिया, उसका सारा उसका ईएससी गेट और एसएससी जेई का कन्वेंशनल सॉल्व कर लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, तो इस सब्जेक्ट को जो पढ़ा है इसका शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ बनाया है, तो दूसरा सब्जेक्ट को जब स्टार्ट किया है तो इसका शॉर्ट नोट्स को 10 मिनट 5 मिनट में पर डे देखते रहना है। तो इससे होगा क्या, ये जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है इसका जब शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो फॉर्मूला देखोगे, खुद ही लिखे हो ना हाथ से, तो देखोगे जैसे ही, तो वो कॉपी में जो कॉन्सेप्ट है भले उसको तुम नहीं खोले हो, लेकिन वो कॉपी में जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ दिमाग में याद आने लगेगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये फार्मूला ऐसे निकला था, वो फार्मूला का डेरिवेशन ऐसे हुआ है, ये फार्मूला यहाँ से आया है, इस फार्मूला के पीछे ये कॉन्सेप्ट है, ये नियम है, ये लॉ है, सब कुछ अपने आप दिमाग में आने लगेगा। बस आधा घंटा प्रीवियस सब्जेक्ट के ऊपर जो शॉर्ट नोट्स बनाएगा उसके ऊपर आपको टाइम देना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हर एक सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स में क्या क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एजम्पशंस, समझ रहे हो, ये सारे चीज़ आपके शॉर्ट नोट्स में रहेंगे। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इन सब चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स में लिखोगे, जो कि आप मतलब ऐसा बनाओ कि जो आपने इतना मोटा कॉपी 300 250 300 पन्ना, तो नॉर्मल कोई भी पेपर का इंजीनियरिंग में डिटेल कन्वेंशनल हमारे वीडियो से भी पढ़ोगे तो 300 के 450 500 पन्ने में पहुंच जाएंगे, इतना पढ़ा दिया है कोई भी सब्जेक्ट को डिटेल में फुल कॉन्सेप्चुअली। लेकिन उसको कॉन्साइज करके एक 15 पन्ना 20 पन्ने में एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके लिए पतला पतला कॉपी खरीद लो, उसमें उस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, कोई कोचिंग का ये हैंडबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इतना करो। उसका बस जो भी पढ़ा उसका एक 15 से 20 पन्ने में कॉन्साइज फॉर्म में लिख लो। फिर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट जब पढ़ रहा है तो उस दौरान वही 15 से 20 पन्ने वाला सब्जेक्ट को, मतलब जो कॉपी है उस सब्जेक्ट का, उसको रिवाइज करते रहना है, करते रहा। फिर जब दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया मान लो, उसके बाद क्या करेगा, जो मोटा वाला कॉपी जो बनाया था पहला सब्जेक्ट का, उस कॉपी को, और जो इस सब्जेक्ट का कॉपी बनाया, इस सब्जेक्ट का जो मतलब करंट सब्जेक्ट का, उसका तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसमें वो रिवीजन हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया। तो जो पहला वाला सब्जेक्ट था उसमें फिर टाइम निकाल के उस दौरान ही जब नेक्स्ट सब्जेक्ट इंटरमीडिएट नेक्स्ट सब्जेक्ट ख़त्म हुआ उस दौरान उस कॉपी को रिवाइज कर लेना है, पूरा कंप्लीट कॉपी को। फिर उससे भी और कुछ क्वेश्चन, मतलब नहीं भी कम से कम तो 100 200 300 क्वेश्चन को उस दौरान सॉल्व कर लेना है, तो दोनों पेपर ख़त्म। फिर नेक्स्ट पेपर बढ़ोगे आगे, जब आगे नेक्स्ट पेपर चलेंगे फिर ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट पढ़े थे इसको उस तरह से करना है आगे में, और पहला वाला सब्जेक्ट का जस्ट वो शॉर्ट नोट्स पतला वाला आधा घंटा 1 घंटा डेली करोगे, या फिर वीकली डिवाइड कर लो टाइम को, 2 घंटा वीकली हम टाइम दे देंगे उस कॉपी को देखने के लिए, उतने में हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट से जुड़े रहना है। और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो उस दौरान आपके माइंड में सारा सब्जेक्ट चलना चाहिए, सारे के सारे, यही चीज़ है ना। ओके, सो इसलिए कहा जाता है कि एक विद्यार्थी जो है उसके गुरु से काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आई एम ए टीचर, तो मैं आपको किसी 1 2 या 4 5 सब्जेक्ट में, ऐसे तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा हूँ, ट्रेंड है, जमाना है, करना पड़ता है, लेकिन मेरा भी कुछ अपना स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। तो लेट सपोज कि मेरा स्ट्रेंथ 8-9 सब्जेक्ट में है, मैंने उन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बाकी उससे मेरे से आप ज़्यादा जानते हो, बिकॉज यू आर स्टूडेंट एंड यू आर अपेयरिंग एग्जामिनेशन। सो एक स्टूडेंट को अपने गुरु से ज़्यादा आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और एग्जामिनेशन के टाइम पे तो खास करके, है कि नहीं। सो इस तरह से टेक्निकल पेपर्स को पढ़िए। अब बात करते हैं एसएससी जेईई एग्ज़ामिनेशन की। देखो यार, सभी को पता है एसएससी जेईई एग्ज़ामिनेशन में जो मेन रोल हो जाता है प्री निकालने का हो जाता है। उसका जो कन्वेंशनल है, जो मेंस वाला पेपर है, इतना सिंपल है, इतना फालतू पेपर आता है कि मत पूछो। एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप ये मान के चलो कि वो बकवास है, उसमें और कुछ नहीं है, यही मान के चलेगा। ईएससी का खाली कन्वेंशनल क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लिया, एसएससी जेईई क्लियर, उसका मेंस क्लियर है, ठीक है। बस थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए सब्जेक्ट का, जो कि अपना वीडियोस को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है उसमें। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि एसएससी जेईई का
प्री निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो मुश्किल किस में होता है? टेक्निकल में बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान से सुनना। मुश्किल किस में होगा? नॉन टेक्निकल वाले पेपर में। और उसका रीज़न क्या है? रीजनिंग और जीके वगैरह, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको कभी और बताऊंगा, अभी इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना ध्यान रखो कि एसएससी जेई का जो प्री का जो मार्किंग है वो कैसे अचीव करना है। इस तरह से कुछ सोचो कि टेक्निकल में हमको अराउंड 75 to 80 इतना स्कोर करना ही करना है, ठीक है। और रीजनिंग में 45 प्लस या फिर 45 नंबर तक करना ही करना है। फिर जो जीके एंड जीएस वाला पार्ट है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देता हूँ। ज्योग्राफी पढ़ लो अच्छे से, बायोलॉजी पढ़ लो अच्छे से, हिस्ट्री पढ़ लो अच्छे से, फिर करंट अफेयर्स कर लो। 25 से 30 नंबर के बीच में आपका मार्किंग रहेगा, ठीक है। 25 से 30 के बीच में मार्किंग रहेगा किसमें? जीएस वाले पोर्शन में। काफ़ी है, ऐड करिए 75 प्लस 45 प्लस 30, प्री क्लियर है और अच्छे पोजीशन पे रहोगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये 25 से 30 नंबर आसानी से कैसे लाएं, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं या फिर आपको बताऊं तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना के आपको सभी के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो एसएससी जेईई का प्री निकालना थोड़ा ये होता है, मतलब डिफ़िकल्ट, मतलब क्या, कोई पहाड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ प्री में ही थोड़ा गेम है। प्री एक बार निकाल लिया, उसके लिए ही मेहनत करना है, मेंस आसानी से निकल जाएगा, ओके। और इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ग्रुप पे विजिट करिए। हमारा नंबर आप लिख लीजिए 7008420353। क्या करना है नहीं करना है सब कुछ हम बता देंगे। अगर आप पर्सनली हमसे बातचीत करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, फ़ोन पे भी बात कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो अपना मेन मुद्दा था उस पर मैं बताता हूँ। तो क्या मेरे को अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या मैं सुसाइड कर लूँगा? नहीं यार, मत करो। जीवन को आनंद लो, जियो, घूमो, वाराणसी जाओ, भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, मक्का जाओ, मदीना जाओ, सब जगह जाओ। सुसाइड मत करो। कोई ना कोई काम जीवन में हर एक इंसान करता है अपना जीवन जीने के लिए, है ना। तो आप भी करोगे। जीवन की जो खूबसूरती है, जो आनंद है, इसको संतुष्ट भाव में रहिए और एंजॉय करिए और अच्छे से जिए। मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौत तो ऐसे भी सभी के लाइफ में लिखी ही है, एक ना एक दिन हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, सभी जाएंगे, है कि नहीं? ये बात तो एकदम सत्य है। लेकिन अपने से खुद प्राण त्यागना बेवकूफ़ी वाली बात है। जियो जितना जी सकते हो। एक टाइम पे मेरे मन में भी ये सब ख्याल आया था इन सब चीज़ों को देख के कि मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा, कैसे करूँगा, बहुत चीज़ फील करता था मैं भी। लेकिन उन सब चीज़ों को पास किया हूँ, है ना। उन सब चीज़ों को, सब स्टेजेस को मैंने पास किया है, हर एक तरह का। आप सोच भी नहीं पाओगे। अगर मैं तो अपना लाइफ का अगर कहानी बता दूँ तो आप नहीं सोच पाओगे कि ऐसा क्या हो गया था और ऐसे मैंने कैसे सर्वाइव कर ली। वो तो छोड़िए, हर एक का लाइफ उसके लिए परेशानी रखता है ना। तो उन सब चीज़ों से उभरिए, ओके। लाइफ है, इसको मज़ा करिए, एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, अच्छे मूड में रहिए, ये ज़रूरी है। और एग्ज़ामिनेशन का बात कर रहे हो तो एग्ज़ामिनेशन को टारगेट कर लो। टारगेट करने के बाद डेडिकेटली मेहनत करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। सबसे पहला पॉइंट, सारे जो 3 एग्ज़ामिनेशन बताया, ईएससी, एसएससी, गेट, तीनों का सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ामिनेशन के करीब करीब में कोई टेस्ट सीरीज़ अगर डिफरेंट कोचिंग का अगर लेना चाहते हो तो ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना है, एग्ज़ामिनेशन में जाके बैठ जाना है, कॉन्फिडेंटली बैठना है कि नहीं मैं निकाल के आएगा, कॉन्फिडेंटली बैठना है। कोई बात नहीं, नहीं निकला कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में ट्राई करेंगे, उसमें भी नहीं निकला कोई बात नहीं, 30 साल तक ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं निकला कोई बात नहीं यार, दुकान डालेंगे, चाय बेचेंगे। आजकल देख लो बीएससी चाय वाला, कुछ भी चलता है मार्केटों के अंदर। ये मार्केट है, इसमें कुछ भी चलेगा। क्रिएटिविटी होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं।
अरे उतना तो छोड़ो, ये मैं बोल रहा हूँ ये मतलब जो अपने कोचिंग वाले हैं, ये लोग जो डिफरेंट कोचिंग वाले हैं, मान लो एजुकेशन सिस्टम में ही, इसमें अगर मैं बता दूं तो ए के लिए अलग से एक बैच शुरू कर देंगे, उद्धम बैच, महाभारत बैच, ये बैच, वो बैच, दिस बैच, दैट बैच। अरे यार क्या मतलब है, तुमने एक बार बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट दे दिया, एक बार पढ़ा दिया, रिकॉर्ड करके दे दो, वीडियो अच्छे से पढ़ा के टेक्निकली डिटेल पढ़ा के दे दो, बच्चा अपना पढ़ते रहेगा, उसका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी कोचिंग नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है, करेगा तो कोचिंग ठप हो जाएगा, उसका बंद हो जाएगा, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी प्रॉब्लम यही हो रहा है, हम तो अभी बता रहे हैं आपको, लेकिन मेरे पास वो चकाचौंध नहीं है ना, वो चीज़ नहीं है, चकाचौंध नहीं है, चीज़ तो है और बहुत ज़्यादा बेटर है। आप देखो जाके वीडियो, सब्जेक्ट को पढ़ो, कोई भी डाउट अगर मन में आ गई सब्जेक्ट से रिलेटेड तो फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कि सब्जेक्ट में ही कोई डाउट नहीं आएगी। नहीं समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे, फिर भी जो सोचोगे ना कि मैं ये चीज़ एज ए डाउट सोचूंगा, तो वो चीज़ भी नहीं हो पाएगा आपसे। ऐसा कोई मौका ही नहीं छोड़ा है, समझे। सो खैर छोड़िए, ये आप सब्जेक्ट देखिए, फिर अपने आप आपको पता चल जाएगा। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, चाहे मैं या फिर हमारे जैसा और कोई अगर है ना, या फिर जहाँ से भी आपको एजुकेशन फ्री में मिल पाए या फिर बहुत कम प्राइस में मिल पाए, और अगर जेन्यून है, अच्छा है, तो उनको फॉलो करिए। या फिर उससे भी बेटर है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लो, किताबें खरीदो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो सफिशिएंट टाइम, किताबें खरीदो और उनको पढ़ना शुरू करो, अगर खुद समझ पाते हो तो। नहीं तो हम लोगों को फॉलो कर लो, एक बार कंप्लीटली सब्जेक्ट को पढ़ लो, उसके बाद फिर किताब को पढ़ो, वो और ज़्यादा अच्छा है। क्यों, एक बार सब्जेक्ट आपने समझ लिया है, फिर किताब को पढ़ो तो अपना भी एक मतलब किताब आपके लिए अब नोट्स बन जाएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी किताब खरीदोगे वो नोट्स बन जाएगा। और कौन कौन से किताब खरीदने वो भी हम बता देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं निकलेगा तो फिर मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोलूँगा कि मेरे को आके बोलना ऐसा वैसा, मेहनत करोगे जैसा मैं बोलूँगा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। हाँ, आईएएस नहीं निकला कोई बात नहीं, इस साल नहीं निकला, अगले साल निकलेगा, लगे रहोगे, कभी ना कभी सिलेक्ट हो जाओगे। नहीं हो पाए भी तो भी कोई बात नहीं, एसएससी जेईई में तो हो जाओगे, गेट में तो हो जाओगे, लेकिन सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 लाख 5 लाख रुपया दे के आ गए, बैठे हैं 30 नंबर ला के 25 नंबर ला के गेट में। अपने जो टॉपर हैं स्टूडेंट जो अपने टॉपर अपने कोचिंग के, ही स्कोर 82 नंबर्स इन गेट। RRB जेईई एटलीस्ट 14 to 15 कैंडिडेट्स इन RRB जेईई फ्रॉम लास्ट एग्जामिनेशन। SSC जेईई मेनी, बहुत सारे, अनगिनत, बता नहीं पाएंगे उतने। हरियाणा जेईई में, यूपी SSC जेईई में, यूपी ट्रिपल SSC जेईई जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर, गेट तो छोड़ दो। लेकिन बस यही है कि मैं बैनर नहीं बनाता, वो अलग चीज़ है। आप सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है, नोट्स बनाओ उसका, और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, इतना सफिशिएंट है। आप इधर फॉलो करो, मेरे से बात करो हरदम, डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, है ना, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, जो आप ये गाना गाओगे, साथ तो जन्म में, कुछ नहीं यार, है ना, या फिर मैंने प्यार तुम्ही से किया है, इन सब चीज़ों को करने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। ओके, उसके लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद इंटरेस्ट लेके मज़ा लेके पढ़ो तो ही होगा। तुम सोचोगे कि मेरे को नौकरी लेना, ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, वो, कुछ नहीं होगा उससे। मज़े लेके पढ़ो, सब्जेक्ट को पढ़ो, लर्न करो, चीज़ों को कंसेप्चुअली समझो, सब्जेक्ट को, फिर एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। विश्वास नहीं आता तो लाइफ में तो बहुत समय है ही,
1 साल हमको भी दे के देख लो, करवा देते हैं तो ठीक है, याद रखना, नहीं तो भूल जाना, अगले साल के कहीं और चले जाइए, उसमें क्या है। समझ गए? सो वेल, होप यू ऑल कि आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस दोस्त, डीमोटिवेट कभी नहीं होना, हरदम मोटिवेटेड रहो और अपने लाइफ से प्यार करो, अपने माता पिता को प्यार करो। सरकारी नौकरी कोई बहुत ये बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत तरह की नौकरी है। इंजीनियरिंग नहीं हो पा रहा है तो अपना माइंड सेट करो, दूसरा स्ट्रीम में चले जाओ, बैंकिंग के लिए तैयारी करो। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत तरह का स्ट्रीम है ना, टीचरी करो, कुछ भी करो यार, दूसरा बीएड करो, है ना। लेकिन सुसाइड इस तरह का चीज़ें, ये बेफिजूल बातें हैं, इसमें फिर नहीं जाना है। इस सब तरह का सोचना भी नहीं है। कुछ भी नहीं करेगा तो कहीं चाय का दुकान डाल देगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब चाय का दुकान भी आप डाल दोगे तो उसमें भी जो इंजीनियर एक कमाएगा, मतलब कहीं सरकारी नौकरी में जो इंजीनियर कमाता है कितना, तो 40 to 50,000 ईमानदारी से, हम लोग ईमानदार हैं, 50 से 60,000, उससे ज़्यादा नहीं है यही लेवल पे। उससे ज़्यादा है क्या? नहीं है। उतना तो कहीं अच्छे से चाय दुकान भी चल गया तो आ जाएगा, उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। समझे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और देखोगे जो सरकारी इंजीनियर है उसके पास भले फॉर्चूनर ना हो, लेकिन जिसके पास थोड़ा एक दुकान है, कपड़ा का दुकान, उसके पास ज़रूर फॉर्चूनर होता है। फॉर्चूनर तो ऐसे में बोल दिया, मतलब ज़्यादा पैसा वाला होता है। अगर पैसा की बात करें तो लाइफ को पैसे के साथ मत जोड़िए, खुश रहिए, वो ज़रूरी है। हाँ, एक सपना होता है जो कि पूरा नहीं हो पाता है तो बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं यार, नहीं हो पाया, इतना फैला हुआ है बकचोदी यहाँ देश में, तो करोगे क्या तुम? हाँ, वैकेंसी ही निकाल रहा है, 2,000 5,000 वैकेंसी नहीं निकल रहा है पूरे साल भर के अंदर यार। 5,000 भी, 5,000 तो बहुत दूर हो गया, टोटल कुल मिला के 1,200 से 1,500 वैकेंसी निकल रही है पर साल के अंदर, इतने सारे स्टूडेंट्स के अंदर। कहाँ से होगा? नहीं होगा, इंतजार करना पड़ेगा। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, 30 मार्क आनो, फिर भी कोई बात नहीं, वेट करना होगा। लेकिन वेट करो, लगातार मेहनत करते रहो, चीज़ों को भूलो मत, कभी ना कभी हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है? अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बैड लक सोच के आगे बढ़ने का लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, त्याग देंगे, मेरा लाइफ ही बुरा हो गया, कुछ नहीं है, मैं सबसे बेकार हूँ, कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा है आपको ये सब बात, आप खुद सोच ले रहे हो। कोई तुमको नहीं देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, खुद सोच लेते हो। समझ रहे हो? तुम्हारा ब्यूटीफुलनेस क्या है, हमसे बात करो ना, हम बताएंगे। ओके? लेकिन इस तरह का चीज़ें कभी नहीं सोचने का। ओके? सो वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर पे। सो अभी हमारे चैनल पे फ़िलहाल रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का वीडियो कोर्स मैं लाने वाला हूँ, और ये शायद मैं एक कॉन्सेप्ट डिकोडर पे अपलोड ना करके हमने कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लस नाम का एक चैनल बनाया है नया, हम वहाँ अपलोड करेंगे। ओके? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे चैनल के ऊपर, मैं डाल रहा हूँ, इतना मेहनत करके डाल रहा हूँ, सब्जेक्ट डाल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली डाल रहा हूँ, सब कुछ आप लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो मैं सोचा कहीं और डाल देते हैं, उसमें क्या है। ओके? तो एक नए चैनल पे डालेंगे, तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियोस को। ओके? एंड पढ़िए, सब होगा माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से, जो ऊपर है, चाहे वो किसी भी धर्म के भगवान हो, हम हिंदू हैं तो हिंदू भगवानों के नाम ले रहे हैं, बाकी वो किसी भी धर्म के भगवान हो, अपने आस्था को कायम बनाए रखिए, आपका सब कुछ होगा। अपना आत्मविश्वास को कायम रखिए, उसको टूटने मत दीजिए, जब वो टूट जाएगा तो फिर, और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है फिर, है ना। तो इसी के साथ आप सभी से मैं विनती चाहता हूँ, धन्यवाद, गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।